Friends, welcome to this channel. So today, first of all, I would give you basic introduction why I am making this video. I will keep it in mixed Hindi and English so that non-Hindi audience can also understand what it is and why it is. Okay, so it is related to employment contract, especially related to notice period thing. I have observed that company mention about a notice period in their contract, and many time employer mention it, but employer are not able to serve the notice period for any reason. Like if the notice period is 60 days, 90 days, employee may not get other job, due to which they do not serve, and in that case company either do not relieve the relieving letter, do not give the relieving letter, or they add the last working day including notice period in uh, UN PF history, which creates a kind of overlap. तो उसी को हम लोग डील करने के लिए ये वाला वीडियो बनाए हैं। तो आप इसको आराम से गौर से आगे सुनिए और बताइए, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा केस है तो बेसिकली हमारा फोकस जो है वो ये है, क्या एम्प्लॉयर फोर्स कर सकता है आपको नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए, या एम्प्लॉयर सिर्फ पैसे मांग सकता है नोटिस पीरियड के बदले, और ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल पर्सनल सर्विसेज क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी अगर कुछ जोड़ना होगा, जैसे क्या एम्प्लॉयर रिलीविंग लेटर होल्ड कर सकता है, तो वो सब हम जोड़ देंगे। कैन एम्प्लॉयर होल्ड योर रिलीविंग लेटर, ठीक है, और भी कुछ ऐसा आगे आगे ध्यान में आएगा तो हम बताएंगे। तो ठीक है, इसको हम पूरी तरह से लीगली हैंडल करेंगे। मैं कुछ भी अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, और मैं कुछ भी वो नहीं बताऊंगा जो मेरे माइंड में है। मैं बस वो बताऊंगा जो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग है, और जो इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल और स्टेट गवर्नमेंट के स्पेसिफिक रूल। ठीक है, तो हम एक केस का एग्जांपल लेते हैं। ये एक आपका इंडिया कानून डॉट ऑर्ग एक वेबसाइट है जो कि अलग अलग केसेस को यहाँ मेंशन करता है, जो भी जजमेंट आए हैं कोर्ट उसको ये मेंशन करता है। तो इसी में से एक है पीयूष कुमार, और ये है एक हेविट एसोसिएट नाम की कंपनी है, और पीयूष कुमार है एम्प्लॉय उसके। तो हेविट एसोसिएट वर्सेस पीयूष कुमार है ये, और इसमें देखते हैं हम क्या है ये केस और किस तरह से इसको आगे परस्यूट करना है। देखो, इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर छोड़ चुका है जॉब को बिना नोटिस पीरियड सर्व किए हुए। एम्प्लॉय छोड़ चुका है, इसलिए जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, वो कोर्ट से कह रही है कि इस बंदे को आगे जॉब न करने दिया जाए, क्योंकि ये अभी भी टेक्निकली मेरा एम्प्लॉय है। इसने नोटिस सर्व नहीं किया है, तो हम इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए हैं, और इसको कहीं जाने न दिया जाए, और इसका जो लास्ट वर्किंग डे है वो ऐसे ऐसे होगा नोटिस पीरियड ऐड करने पे। ये सब सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, तो restraining the defendant from joining or serving Mind Solution or any organization, firm or comply till defendant is employed with plaintiff in his employment comes to an end। ओके, ठीक है, कह रहा है कि जब तक इसका एम्प्लॉयमेंट हमारे साथ खत्म ना हो जाए तब तक ये माइंड सॉल्यूशन या दूसरी किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा। ओके, और ये सब है कि इसको डायरेक्शन दे के आप इसके बाद जो भी कंपनी का एसेट है वो वापस कर दें। ठीक है, इट इज़ अ केस ऑफ प्लेंटिफ। ये नितिन कौल हैं, ये नितिन कौल ये वकील हैं, और इनके थ्रू ही प्लेंटिफ यानी कि कंपनी ने केस दायर किया है। और यहाँ पे है कि प्लेंटिफ यानी कंपनी का वर्जन ये है कि डिफेंडेंट यानी कि एम्प्लॉय ने एक एम्प्लॉयमेंट लेटर साइन किया था, और इसके अकॉर्डिंग एक नोटिस देना था रिजिनेशन के बाद, तो तभी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता दोनों ही पार्टी का। और अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था कि 60 डेज का नोटिस होगा, लेकिन साथ में साथ ये भी लिखा था कि कंपनी रिजर्व है, अपना राइट रिजर्व करती है कि नॉट टू एक्सेप्ट पेमेंट इन लीव ऑफ नोटिस। राइट, कि अब 60 डेज नोटिस है, और उसके बदले हम पैसा ले या ना ले, ये कंपनी की मर्जी की मुताबिक होगा। ओके, और ये भी लिखा हुआ था कि नोटिस एट इट्स सोल डिस्क्रिप्शन वाज एम्पावर्ड टू इन्फोर्स द नोटिस पीरियड, यानी कि नोटिस पीरियड किस फॉर्म में इन्फोर्स होगा ये कंपनी डिसाइड करेगी, कि आप 60 डेज काम करो तब जा सकते हो, या पैसे हम ले आपसे या ना ले हम डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर आपको छोड़ना होगा तो हम आपको पैसे दे के भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। टर्म ऑल्सो इंक्लूड इन क्लाउड डिपेंडेंट नॉट इंजन ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब तो जनरल टर्म्स हैं। एज पर प्लान ऑफ डिफेंडेंट स्टिल, हाँ अब यहाँ आते हैं कि क्या हुआ कि बंदा रिजाइन किया, ठीक है, और नोटिस सर्व नहीं किया,
और नोटिस सर्व नहीं किया, इसीलिए कंपनी कह रही है कि वो एम्प्लॉय जो है अभी भी हमारा कंसीडर होगा कि हमारे सर्विस में है। ठीक है, यहाँ आप यहाँ समझ सकते हैं। हालांकि उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। देखिए, कंपनी बेसिकली कह रही है कि बंदा छोड़ के गया है, वो मेरा अभी भी एम्प्लॉय है। ठीक है, क्योंकि उसका नोटिस हमने एक्सेप्ट, नोटिस उसने सर्व नहीं किया है, तो उसका टर्मिनेट नहीं हुआ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम उसको सैलरी नहीं देंगे क्योंकि वो इस दौरान काम नहीं कर रहा है। ठीक है, द डिफेंडेंट कैन बी रिलीव्ड ओनली आफ्टर सर्विंग। अच्छा, कंपनी कह रही है कि एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ हिज रेजिग्नेशन, के ये जो डिफेंडेंट एम्प्लॉय है सिर्फ 60 डेज का नोटिस दे के ही जा सकता है। ठीक है, डूरिंग ऑल दिस। और ये कह रही है कि इसी दौरान कंपनी को पता चला कि वो बंदा कहीं और भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, राइवल कंपनी। और इसीलिए कह रहा है कि टाइम चाहिए हमें अपना, वो रिक्वायर्ड द पार्ट ऑफ द प्लेंटिफ टू फिल हिज पोजीशन, वो जो भाग रहा है उसी पोजीशन फिल करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, और ये सब लिखा हुआ है कि वो किस किस के लिए काम कर रहा था, और वो जाएगा तो हमारा एक रिपेयरेबल कमर्शियल लॉस होगा, वो सब लिखा, वो सब कंपनी बता रही है कि एम्प्लॉय के भागने से क्या क्या होगा। तो ये सब है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, आईडी है, वो सब वो वापस कर दे। ठीक है, और एक चीज़ और पॉइंट, द डिफेंडेंट इज एक्सपार्ट एंड फेल टू ज्वाइन द प्रोसीडिंग, मतलब जो कोर्ट की हियरिंग चल रही थी उसमें वो एम्प्लॉय, वो बंदा आया ही नहीं था, सिर्फ कंपनी का वकील मौजूद था। ठीक है, तो कोर्ट अब डिसाइड करेगी कि फैसला किसके पक्ष में जाया जाए। ओके, अब आते हैं फर्स्ट प्रेयर ऑफ द प्लेंटिफ। पहला प्रेयर क्या था, यानी कि कंपनी का जो पहला रिक्वायरमेंट क्या था कि रिस्ट्रेन करना है एम्प्लॉय को फ्रॉम ज्वाइनिंग माइंड सॉल्यूशन और एनी अदर कंपनी और competitor of plaintiff is concerned in which regard the plaintiff has prayed that he should be restrained from joining the till the employment comes to an illegally as per the terms of the appointment letter। कह रहा है कि अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ था कि आपका जब यहाँ से एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होगा तभी आप दूसरी कंपनी जाएंगे, इसलिए ये बंदा चूंकि नोटिस सर्व नहीं किया है, इसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट नहीं हुआ है, टेक्निकली ये अभी भी मेरा एम्प्लॉय है, इसलिए इसको दूसरी किसी कंपनी में ज्वाइन न करने दिया जाए। ठीक है, ये एक एम्प्लॉयर कह रहा है कोर्ट से कि इस एम्प्लॉय को कहीं और ज्वाइन न करने दो क्योंकि ये मेरा नोटिस सर्व नहीं किया है। अब आगे आते हैं। Hence, as per plaintiff, the plaintiff is seeking enforcement of negative content in contract as per policy rate. The serving of notice period, वो कह रहा है पॉलिसी के हिसाब से कि serving of notice period was mandatory on the part of the defendant। ओके, कि नोटिस सर्व नहीं किया, 60 दिन का नोटिस मैंडेटरी था, लेकिन उसने एक 2 तारीख को, एक 2 अप्रैल को एक मेल भेज दिया था, प्लेन मेल, जिसमें उसने कहा था कि 7 अप्रैल से मेरा ड्यूटी खत्म हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉय जो है वो उसने क्या किया, उसका 60 डेज नोटिस सब नहीं किया, वो 2 अप्रैल को मेल डाला, बोला 7 अप्रैल से मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, 8 अप्रैल से कहीं और ज्वाइन करूंगा। ओके, आपको अब तक समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप आता है देयरफॉर द प्लेंटिफ हैज मैंडेटरी नोटिस पीरियड नॉट सर्व, वो कह रहा है कि इसने, एम्प्लॉय ने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया है। ठीक है, इसलिए उसका जो रेजिग्नेशन लेटर है, इस रेजिग्नेशन लेटर वाज रिजेक्टेड, तो वो अभी भी उसका एम्प्लॉय हुआ। ठीक है, कैन नॉट बी रिलीव फ्रॉम हिज ड्यूटी अनटिल अनलेस ही सर्व द मैंडेटरी नोटिस पीरियड। ठीक है, कंपनी कह रही है कि नोटिस पीरियड तुमको सर्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर एज पर प्लेंटिफ ही इज ऑलरेडी इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है, बोल रहा है कि अभी भी हमारे पास एम्प्लॉयमेंट में है। और यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करना है कि टर्मिनेटिव सर्विस विदाउट, ठीक है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करना कि कंपनी कह रही है कि हमारे पास अपना राइट रिजर्व करते हैं कि आपको पैसे दे करके या आपसे पैसे ले करके हम आपको छोड़ दें। यानी कि कंपनी कह रही है कि आप नोटिस सर्व करोगे ये जनरल है, बट हम अगर चाहें तो आपके नोटिस के बदले पैसे लेके आपको छोड़ सकते हैं। बट ये हमारा राइट रिजर्व है। राइट रिजर्व मतलब आपका राइट नहीं है, हम चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपसे पैसे लेके नोटिस पीरियड के बदले और आपको छोड़ दें, या हम चाहें तो आपको नोटिस पीरियड के बदले पैसे दे करके भी छोड़ सकते हैं। जैसे कंपनी डिसाइड करती है कि इसको हमें निकालना है, तो नोटिस पीरियड के बदले पैसे दे के छोड़ दे। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय फोर्स नहीं कर सकता, ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय नहीं कह सकता कि आप पैसे ले लो हम जा रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, अभी इसका लीगली वैलिडेशन नहीं हुआ है। ठीक है, अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये वैलिड है या नहीं। उसके बाद आते हैं, यू एग्री डेट और परफॉर्म योर ड्यूटी वगैरह, आप परफॉर्म करोगे, फुल टाइम काम करोगे, ये सब तो नॉर्मल बातें लिखी हुई हैं, ये तो आपको मैं लिंक दे दूंगा तो उससे आप समझ जाओगे कि क्या है। ठीक है, मेन मेरा फोकस है कि वो जो टर्म है कि नोटिस पीरियड सर्व करना है या नहीं करना है, उसके बारे में है। ठीक है,
आफ्टर गोइंग थ्रू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दिस कोर्ट, अब देखिए कोर्ट का क्या फैसला है। कोर्ट कह रही है कि आफ्टर गोइंग थ्रू द above said terms of agreement, this court is of the view that the whole case of the plaintiff in regard of the above said prayer is based upon the assumption that the defendant is still in the employment of the plaintiff, but in this regard देखिए कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि कंपनी मान के चल रही है कि वो बंदा अभी तक हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि इन दिस रिगार्ड द कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट as the contract of personal service cannot be specifically enforced as per 1614 of the section 14 of the specific relief act, therefore anything which cannot be directly done cannot also be done indirectly. It is averred by plaintiff that as the resignation of the defendant was rejected, therefore he is still in the employment as per the resignation bilateral act. इन दिस रिगार्ड द प्लेंट, अच्छा ठीक है, कोर्ट कह रही है कि देखो भैया आप किसी को ना ये नहीं कर सकते, व्यू डैट एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड एज पर सेक्शन एक्ट, इस सेक्शन के तहत पर्सनल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अब क्या होता है पर्सनल सर्विस, मतलब हुआ कि जो स्पेसिफिक काम एम्प्लॉय कर रहा है, बेसिकली ये होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस कहते हैं। तो कोर्ट कह रहा है कि आप इसको फोर्स नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते इस सेक्शन 14 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, ठीक है। ये एक रिलीफ मिला हुआ है एम्प्लॉय को कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो आप पे फोर्स नहीं हो सकता, आप चाहो तो मानो चाहो तो ना मानो, ठीक है। सिमिलरली एम्प्लॉयर को भी है, एम्प्लॉयर को भी फोर्स नहीं करना, एम्प्लॉयर चाहे तो आपको निकाल सकता है, राइट। आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे रिटायरमेंट तक की सैलरी चाहिए, ऐसा नहीं होता। एनीथिंग विच कैन नॉट, इसलिए कोर्ट कह रहा है कि जो इनडायरेक्टली नहीं हो सकता वो डायरेक्टली भी नहीं हो सकता। मतलब कहने का ये है कि चूंकि आप उसको फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए या अपना कॉन्ट्रैक्ट उस पर फोर्स नहीं कर सकते, इसीलिए आप इनडायरेक्टली उसको नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। समझ गए इसका लाइन का मतलब ये हुआ, यू कैन नॉट फोर्स इनडायरेक्टली टू सर्व द नोटिस पीरियड दैट द रेजिग्नेशन ऑफ द डिफेंडेंट वाज रिजेक्टेड। ये कह रहा कोर्ट कह रहा है कि आपने कहा रिजेक्ट कर दिया उसका रेजिग्नेशन, therefore he is still in the employment as per plaintiff bilateral act. In this regard the plaintiff also relate, plaintiff ने कुछ जजमेंट वगैरह दिए हैं कि इस जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कि अपने अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया रेजिग्नेशन को तो वो एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। यहाँ आगे कहा जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो वेदर द रिलिंक्विशमेंट ऑफ द ऑफिस यूनिलेटरल और बायलेटरल वुड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑफिस। कह रहा है कि देखो रिलिंकेश ऑफ द ऑफिस यूनिलेटरल मतलब यूनिलेटरल एक आदमी डिसाइड करेगा हम जा रहे हैं, या दोनों एम्प्लॉयर दोनों मिल करके डिसाइड करेगा कि हमें जाना है, वो नेचर ऑफ द ऑफिस पे डिपेंड करेगा, सब जगह ऐसा लागू नहीं होगा, ठीक है। कि हमने रिजाइन किया तो आप रिजनेशन एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते, हाँ कुछ केसेस में हो सकता है, ठीक है। नेचर ऑफ ऑफिस पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक आर्मी ऑफिसर ड्यूटी पे है, ठीक है, वो अगर बीच से अगर रिजाइन देना चाहें तो हो सकता है कि उनको दोनों ही पार्टी उनके जो बॉस होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे तब जा सकते हैं, राइट। उसी तरह से कोई आईएएस ऑफिसर है वो अगर रिजाइन देना चाहें तो उनके जो बॉस होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे तो जा सकते हैं, लेकिन ये जनरल टर्म में नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ नेचर ऑफ द ऑफिस के रिलिंकेशन में ऑफिस इज यूनिलेटरल, ठीक है, ऑफिस पे नेचर ऑफ द ऑफिस पे डिपेंड करेगा एंड कंडीशन गवर्निंग इट। देयरफॉर गोइंग बाय द एफोरसेड जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रेशन वुड हैव अ डिफरेंट इफेक्ट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल। देखिए अब आगे का कोर्ट कह रहा है कि देखो भाई सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट को आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही साफ हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैच्यूटरी एम्प्लॉयमेंट में वो चीजें वैसे लागू नहीं होंगी, ठीक है, कि आप यूनिलेटरली डिसाइड कर लो कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। वो दोनों चीजें सेम नहीं है। अगर एम्प्लॉय जाना चाहता है तो वो जा सकता है। आप एबव रेफरेंस जो दिए हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो नेचर ऑफ ऑफिस पे डिपेंड करता है, आपके केस में नहीं डिपेंड करता है। इट हैज ऑल्सो बीन ओपनड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट रेजिग्नेशन वुड हैव इट्स इफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और टर्म्स एंड कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। आप देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ठीक है। इन द केस इन हैंड जो अभी मौजूदा केस है उस पर देयर इज ए स्पेसिफिक टर्मिनेशन क्लॉज, जो अभी टर्मिनेशन क्लॉज है in the appointment agreement as per which the employee can terminate the service by giving 60 days notice, a plaintiff had reserved its right to either pay or not to pay the salary in lieu of the whole part। देखो ये उसके टर्मिनेशन क्लॉज में लिखा हुआ है कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, जबकि कंपनी चाहे तो पैसे ले सकती है या नहीं ले सकती है, चाहे तो पैसे दे सकती है या नहीं दे सकती है। देखो कोर्ट इसी को बहुत अच्छे से पकड़ लिया। Therefore, the terms have been demarcated in the present matter, which means that if employee leave the job, resign from the same without any notice, or if give a notice, then the plaintiff had either release the salary of the said or not recover the salary which was not can side the plaintiff had right beyond the। देखो भाई इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ो आप, इस लाइन को बहुत बढ़िया से पढ़ो और आराम आराम से। क्या कह रहा है कोर्ट? कोर्ट कह रहा है कि टर्म्स हैव बीन डिमार्केटेड इन द प्रेजेंट मैटर। टर्म्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स क्या था कि एम्प्लॉय को नोटिस सर्व करना है और एम्प्लॉयर चाहे तो पैसे एक्सेप्ट करे या ना करे, राइट। विच मीन्स दैट एम्प्लॉय लीव द जॉब
फ्रॉम द सेम विदाउट एनी नोटिस, और इफ गिव ए नोटिस, कह रहा है कि एम्प्लॉई अगर नोटिस दे या बिना नोटिस के जाए या 60 डेज से कम नोटिस सर्व करे, तो कंपनी हैड द राइट टू आइदर रिलीज द सैलरी ऑफ द सेड मंथ, उस महीने का पैसा दो या ना दो, और टू रिकवर द सैलरी विच फॉल शॉर्ट ऑफ नोटिस पीरियड, जितने दिन नोटिस सर्व नहीं किया उसके बदले उसे पैसे लो। 60 डेज का नोटिस है, मैं आज कह रहा हूँ मैं आज जा रहा हूँ, एक भी दिन नोटिस सर्व नहीं करूंगा, तो कंपनी मेरे से पैसे मांग सकती है। ठीक है, कि 60 डेज का पैसा दो आप मुझे, या 30 दिन हमने 30 दिन सर्व किया, बोला बाकी 30 दिन का पैसे दो, वो कंपनी पैसे मांग सकती है। ठीक है, यहाँ फोकस देखो, इस लाइन को अच्छे से समझना, बट बाई नो मीन्स, मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी राइट एनी राइट बियॉन्ड दैट, उसके आगे यानी कि पैसे मांगने से आगे कोई राइट नहीं है कंपनी का ओवर द एम्प्लॉय। ठीक है, स्टिल इंसिस्ट द एम्प्लॉय टू सर्व द प्लेंटर, एंड किसी भी कंडीशन में कंपनी एम्प्लॉय को काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है। बहुत क्लियर है, नोटिस वो सर्व नहीं किया इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको फोर्स करेंगे काम करने के लिए, आप उससे मैक्स टू मैक्स पैसे मांग सकते हैं बस। ठीक है, इवन इफ नो टर्मिनेशन क्लाउज इज देयर, और कह रहा है कि अगर टर्मिनेशन क्लाउज नहीं होता तो भी टर्मिनेट हो सकता था, अगर कोई भी पार्टी अगर एक दूसरे से एग्री नहीं कर रहा है तो। हाँ ठीक है, तो पहला ये बहुत क्लियर हो गया है नोटिस पीरियड से रिलेटेड, कि आप नोटिस पीरियड सर्व न करो, कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती है सर्व करने के लिए। अगर कंपनी छोड़ सकती है पैसे दे करके, तो आप भी पैसे दे करके छोड़ सकते हो। हाँ, पैसे देना जरूरी है, अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहते हो इट्स ओके, आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती। ओके, अब मैं आगे बताऊंगा इसका जजमेंट से रिलेटेड क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ देखो, इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड दैट द एम्प्लॉय इज आस्क्ड टू स्टार्व हिमसेल्फ बाय नॉट ज्वाइनिंग द अदर कंपनी और टू एक्सेप्ट स्लेवरी इन्फोर्स्ड अपॉन हिम बाय हिज एम्प्लॉयर। कह रहा है कि देखो, आप ये भी उम्मीद नहीं करें कि एम्प्लॉय कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा। भाई क्यों नहीं करेगा, भाई वो आपका गुलाम थोड़ी है, भूखा थोड़ी मरेगा, उसको जहां जाना है जाएगा। ठीक है, जिस दिन उसने कह दिया कि मैं जा रहा हूं, उस दिन वो जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। और आप ये नहीं कह सकते कि हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है कि आप फलानी कंपनी ज्वाइन नहीं करोगे, मेरा कंपटीटर है। अरे भाई तुम्हारा कंपटीटर है तो उससे मुझे क्या लेना, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारे पास भी सैलरी के लिए काम कर रहा था, वहां भी सैलरी के लिए काम करूंगा। है ना, बहुत क्लियर। ठीक है, तो कोई भी इन्फोर्स स्लैवरी इन्फोर्स नहीं कर सकता है। ठीक है, चाहे कैसा भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कैसा भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो, वो स्लेवरी इन्फोर्स नहीं करेगा। अगर कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप फलाने कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे, मेरा कंपटीटर है, दैट इज इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि ये क्यों नहीं कर रहा है, दैट वुड बिकॉज दैट वुड अमाउंट टू इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑफ पर्सनल सर्विस विच इज वार्ड बाय द लॉ। देखो, इन्फोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस क्या होता है, पर्सनल सर्विस वो होता है जो हम कोई स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, तो कोर्ट कहता है कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते काम करने के लिए। ठीक है, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, वो मर्जी से होता है। हाँ, तो मेरी मर्जी है कि मैं काम करूँ ना करूँ। तो ठीक है, तो दैट वुड अमाउंट टू इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस विच इज बार्ड बाय द लॉ। कोर्ट ने इसको स्पेसिफिकली रोक रखा है कि भैया किसी भी हाल में आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करोगे। इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट जो है पर्सनल सर्विस का, वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जब तक दोनों पार्टी एग्री कर रहे हैं। जिस दिन मेरा मन किया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ, या कंपनी का जिस दिन मन किया कि मैं इसको निकाल रहा हूँ, हम भी नहीं कह सकते कि आप हमें नहीं निकाल सकते। कंपनी के फुल राइट आपको निकालने का, उसी तरह से आपको फुल राइट है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ करके बाहर जाने का। ठीक है, हाँ, बदले में आपको पैसा जरूर देना पड़ेगा, ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि पैसा देना पड़ेगा। देयरफॉर इन द केस इज हैंड द प्लेंटिफ कैन नॉट क्लेम दैट द डिफेंडेंट इज स्टिल इन द एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए अब कंपनी क्या कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि भैया कंपनी ये भूल जाओ कि वो बंदा तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, तुम्हारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि 2 अप्रैल को जिस दिन उसने मेल डाला, ठीक है, उस दिन उसका टर्मिनेट हो गया। सर्विस ऑफ टर्मिनेटेड बाय डिफेंडेंट बाय इशूइंग ए रेजिग्नेशन लेटर। कह रहा है कि 2 अप्रैल को जो उसने मेल डाला था 2 अप्रैल 2013 को, उसी दिन उसका सर्विस टर्मिनेट हो गया। द ओनली राइट, अब देखो आगे क्या कहता है, ओनली रेमेडी अवेलेबल द प्लेंटिफ इज टू सीक रिकवरी ऑफ द सैलरी अमाउंट परटेनिंग टू द सेट पीरियड व्हिच वाज फेल शॉर्ट ऑफ मैंडेटरी नोटिस पेपर नॉट मोर देन दैट। देखिए कंपनी, फिर कोर्ट कह रहा है कि भैया ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो, आपके पास केवल एक राइट बचा है, वो ये है कि जितना दिन उसने नोटिस पीरियड सब नहीं किया उसके बदले आप उससे पैसा मांग लो, उसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, देर इज नो प्रेयर ऑफ कंप्लेन। ओके ठीक है ठीक है, एम्प्लॉय शुड सर्व हिम। देखिए फिर यहाँ कह रहा है वेयर इन द एम्प्लॉय रिलिंक्विश द जॉब एंड एम्प्लॉयर कैन सीक रिकवरी ऑफ डैमेज, बट देखो एम्प्लॉयर कैन सीक रिकवरी ऑफ डैमेज, आप डैमेज जो आपसे क्या किया है नोटिस पीरियड सर्व ना करके उसका आप रिकवरी कर सकते हो, बट कट कैन नॉट क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट दैट एम्प्लॉय शुड सर्व हिम फॉर द पीरियड विच फॉल्स शॉर्ट ऑफ मैंडेटरी नोटिस। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि एम्प्लॉय हमें सर्व करे नोटिस पीरियड ड्यूरेशन, नहीं, सर्व करना मैंडेटरी नहीं है। कोर्ट के इस डिसीजन से बहुत क्लियर है कि हमें सर्व करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, दैट्स इट।
Hence the assumption of plaintiff that the defendant is still in the employment of the plaintiff incorrect and baseless, ठीक है। इसलिए ये जो assumption है plaintiff का कि defendant अभी भी employment है plaintiff के, वो incorrect है और baseless है। बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा डिसीजन है। आप ध्यान रखना, आप अगर नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो, कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती है। कंपनी फोर्स कर रही है तो वो इलीगल है, आप हमेशा केस कर सकते हो। हाँ, लेकिन नोटिस के बदले आपको पैसा पे करना पड़ेगा। और कह रहा है कि जितना निगेटिव कोनेवेंट होता है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन पे लागू होता है, एम्प्लॉयमेंट के बाद नहीं होता। एक बार हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब हम जो करें, अब हमें रोक नहीं सकते, हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब आपका मामला नहीं है, ठीक है। और एज रिगार्ड टू प्लेंटिफ इज सेम आल्सो बीन बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट डिफेंडेंट बाय रिस्ट्रेनिंग फ्रॉम डिवलिंग एनी इन्फॉर्मेशन। और ये सब कह रहा है कि ठीक है, ये सब आप उसको नहीं दोगे, आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे, वो सब ठीक है, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के इस केस का, ये केस जो था, ये केस आया था कहाँ पे, सिविल जज साउथ डिस्ट्रिक्ट न्यू दिल्ली, जो कि साकेत का डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डीडीसी, उसमें ये आया था मामला, जिसमें कि कोर्ट ने कह दिया साफ साफ, आपको मैंने पढ़ के दिखा दिया कि आप नोटिस पीरियड फोर्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको केस, आप अभी मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको और बेहतर से समझने के लिए। और प्लेन एम्प्लॉय टू सर्व द प्लेंटिफ, ठीक है, राइट बियॉन्ड दैट अगेंस्ट द एम्प्लॉय नोटिस पीरियड, बट ये यहाँ से इस चीज को ध्यान रखना, बट नो मीन्स, बाय नो मीन्स इट कैन बी सेड दैट प्लेंटिफ हैड राइट बियॉन्ड द अगेंस्ट द एम्प्लॉय, बियॉन्ड दैट अगेंस्ट द एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय की मर्जी के खिलाफ आपका कोई राइट नहीं है उसके ऊपर। एंड प्लेंटिफ कैन स्टिल इंसिस्ट द एम्प्लॉय टू सर्व द नोटिस पीरियड, आप उसको सर्व सर्व करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कोर्ट, ये केस था। अब मैं इसको थोड़ा ग्रोक से पूछता हूँ, ये एआई टूल की मदद से मैं पूछता हूँ कि ये वाला जो केस है उसको आप एनालाइज करो इस टर्म में, ठीक है। हालांकि क्लियर है बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, क्या एम्प्लॉयर आपको फोर्स कर सकता है नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए? क्या एम्प्लॉयर आपसे सैलरी के बदले पैसे ले सकता है नोटिस के बदले? और फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पर्सनल सर्विस के रिलेटेड क्या है? ओके, तो हम चाहते हैं यहाँ इस केस को कॉपी करते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी करते हैं, ग्रोक में आते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम ग्रोक से पूछ रहे हैं, हमने को केस दे दिया और उससे पूछ रहे हैं कि इस 3 पॉइंट पे आप इस जजमेंट को एनालाइज करो, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्रोक हमें क्या बताता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ये प्रोसेस, इसका देखिए कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है जो ग्रोक वाले आंसर का, बट ये आपको समझने के लिए है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लीगल टर्म में लिखी होती हैं उस वेबसाइट पे, इसलिए ग्रोक उसको आपको ह्यूमनली लैंग्वेज में बता देगा, ठीक है। देखो, क्या एम्प्लॉयर आपको फोर्स कर सकता है? नो, एम्प्लॉयर कैन नॉट फोर्स एनीथिंग विच कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, कैन नॉट ऑल्सो बी अलाउड टू बी डन इनडायरेक्टली, ठीक है। इन्फोर्स द नोटिस पीरियड, द कोर्ट रूल्ड दैट दिस रिजर्वेशन डज नॉट ग्रांट पावर टू कंपेल सर्विस, देखिए, है ना, कोर्ट ने कह दिया भाई आपके पास राइट है कि आप पैसे को एक्सेप्ट नहीं करो, लेकिन वो आप इससे आप जो है ना किसी के जॉब छोड़ने को आप उसको ये नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि वो जॉब करे ही आपके बदले। effectively terminates the relationship from the date he intended to leave or after reasonable notice, and the employer cannot retreat him as still in employment indefinitely, ठीक है। कि वो जिस दिन बोल दिया कि हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये और भी ग्रोक ने दिया है कोई कोई जजमेंट, आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आप इसको पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हो क्या है। कैन द एम्प्लॉयर ओनली आस्क टू पे इन लिeu ऑफ नोटिस? यस, ठीक है। ओनली रियलिस्टिक एंड लीगली परमिसल रेमेडी क्या है कि आप उससे पैसे मांग सकते हो अगर नोटिस सर्व नहीं किया तो। अब देखो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पर्सनल सर्विसेज, द कोर्ट एक्सप्रेसली रिजेक्टेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब आप एम्प्लॉय से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आके काम करे अपनी मर्जी के खिलाफ, राइट, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। होल्डिंग दैट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लासिक एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट और पर्सनल सर्विस का, जिसको कि आप स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। की रीजनिंग क्या है? सेक्शन 14 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बताता है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। देखो, एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे और कंपनी के बीच में एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, लेकिन वो तभी तक वैलिड है जब तक मैं मान रहा हूँ या जब तक कंपनी मान रही है। जिस दिन हम दोनों ही का मन किया कि नहीं माने या सिर्फ मेरा मन किया कि नहीं माने, तो नहीं मानेंगे, ठीक है। हमने साइन किया कि हम 60 डेज नोटिस सब करेंगे, लेकिन मेरा मन नहीं है सब करने का, तो कंपनी मेरे से जबरदस्ती सब नहीं करवा सकती। हाँ, उसके बदले वो डैमेज क्लेम कर सकती है, राइट। किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे मुझे साइन किया कंपनी ने,
राइट, और बोला कि इसको काम को करना है, मेरा मन नहीं है करने का, तो कंपनी मेरे से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकती, लेकिन मेरे काम ना करने से जो डैमेज हो रहा है प्रोजेक्ट में ना, वो क्लेम कर सकती है। मान लो मेरा रिप्लेसमेंट लाएगी, 1 महीने लगेंगे, ठीक है, उसको रिटेन ट्रेंड करेगी, उसमें टाइम लगेगा या पैसा लगेगा, वो सब जो रीजनेबल अमाउंट है वो क्लेम कर सकती है, लेकिन मेरे से काम नहीं करवा सकती, नोटिस सर्व नहीं करा सकती। ओनली ड्यूरिंग द निगेटिव कॉन्वेंट जो है, काम नहीं करने देना है, ये नहीं करने देना है, कंपटीटर को ज्वाइन नहीं करने देना है, वो सब सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन के दौरान होता है। एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वंस एम्प्लॉयमेंट एंड विच इट डिड अपॉन रेजिग्नेशन द कॉन्वेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, फिर वो ये वाली बात हो गई कि भाई आपके साथ आपके पास नहीं है, तब आपको रूल क्यों मानेगा वो। मोतीराम वर्सेस परमदेव रिप्लाइड ऑन द प्लेंट बाय नोटिंग दैट रेजिग्नेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइवेट एम्प्लॉय जनरली यूनिलेटरल। ठीक है, कि ये देखो कि ये कह रहा है कि और भी केसेस ऐसे हैं जिसमें यूनिलेटरल होता है रेजिग्नेशन, जिस किसी एक भी बंदे ने कह दिया कि हम जा रहे हैं या तुम चले जाओ, तो वो हो गया। राइट, कंपनी अगर मुझे कह दे कि तुम चले जाओ, तो मेरे मानने की जरूरत नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से अगर मैं कह दूं कि मैं जा रहा हूं, तो कंपनी के मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जा रहा हूं तो जा रहा हूं। जजमेंट में एडिशनल ऑब्जर्वेशन क्या है, द एम्प्लॉयर फेल टू प्रूव स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो सब तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फोर्स टू सर्व नोटिस पीरियड, नो। पे इन लीव, यस। ओनली रेमेडी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नो, नॉट परमिसेबल। ठीक है, तो आपके इस जजमेंट से बहुत क्लियर हो गया है कि कोर्ट कोई भी इंप्लॉयर आपको नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, आपकी मर्जी। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप पैसे दे करके जा सकते हैं, और यही चीज इंप्लॉयर पे भी लागू होता है। वो जरूरी नहीं है कि आपको निकालने से पहले कहे कि ये 2 महीने का नोटिस है, 2 महीने बाद निकलोगे, नहीं, उसके बदले वो पैसे देकर भी निकाल सकता है। अब ये चीज कहाँ लागू नहीं होता है, उसका एक जजमेंट हम देख लेते हैं कि अब देखो, ये एक जजमेंट है, ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी कहीं पे लिखा होगा, ये वही है, क्या है ना, कैप्टन गुरु दर्शन कौर संधू और एरोलाइन कोई कंपनी थी, ये वही है ना, कैप्टन गुरु दर्शन कौर संधू और एयर इंडिया एक्सप्रेस, वहाँ एयर इंडिया एक्सप्रेस के बीच में ही था ये। ठीक है, तो एयर इंडिया एक्सप्रेस वर्सेस कैप्टन गुरु कंदर सौर सर्विस, तो इसमें देखो, इसमें ही मैंने सेम क्वेश्चन पूछा है, क्या इंप्लॉयर आपको फोर्स कर सकता है, क्या सिर्फ पैसे मांग सकता है, क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड क्या इसका जजमेंट है। ठीक है, तो देखो क्या था डिसीजन, क्या था, मतलब डिसीजन बहुत लंबा है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हमने गुरु से पूछ लिया है कि वो सिंपल टर्म्स में हमें बता दें। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है कि क्या कैन एन एम्प्लॉयर फोर्स यू टू सर्व द नोटिस पीरियड इन जनरल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, नो। एम्प्लॉयर कैन नॉट लीगली फोर्स एन एम्प्लॉय टू सर्व द नोटिस पीरियड। कोर्ट कैन नॉट ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और पर्सनल सर्विस, कोर्ट नहीं कह सकता, कंपेल नहीं कर सकता किसी को कि समवन वर्क अगेंस्ट देयर विल, अपनी मर्जी के खिलाफ जाए काम करो, राइट, जो कि सेक्शन 14 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। ओके, however if an employee resign and refuses to serve the notice period, the employee's primary remedy is to claim damage। ठीक है, अगर वो नोटिस पीरियड सर्व नहीं कर सकता, डैमेज क्लेम कर सकते हैं। however, हालांकि इस केस में एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड वर्सेस कैप्टन गुरुदर्शन कौर संधू इज एन एक्सेप्शन स्पेसिफिक टू पायलट। देखो, ये पायलट के केसेस में ना एक ये स्पेसिफिक है, एक्सेप्शन है, कि पायलट अगर कोई केस है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो गया, सर्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, प्रिवेंटिंग फ्लाइट कैंसिलेशन एंड पैसेंजर हरासमेंट। देखो, फ्लाइट कैंसिलेशन एक बड़ा चीज़ है, बहुत सारे लोग एयरपोर्ट पे हैं, वो डिसरप्ट हो रहे हैं, लेकिन ये आईटी में लागू नहीं हो सकता। अगर आईटी का कोई एम्प्लॉय है या कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी है, कोई टीचर है प्राइवेट कॉलेज में, उसके लिए ये लागू नहीं हो सकता। उसको नहीं कह सकते कि आपके जाने से बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा पब्लिक इंटरेस्ट का। ठीक है, इसलिए इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि भाई मैंडेटरी है नोटिस पीरियड आपको सर्व करना। ठीक है, भाई फिर क्या है, पाइलन का क्या है, पाइलन मतलब पे इन ली ऑफ नोटिस, तो पाइलन का क्या है, पाइलन इन जनरल वही एक रेमेडी है, बट इस केस में नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला मैटर है तो उसमें आपको सर्व करना पड़ेगा नोटिस। ठीक है, फिर स्पेसिफिक टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पर्सनल सर्विस में क्या है, पर्सनल सर्विस कोर्ट हमेशा रिजर्व करती है, भाई इंप्लॉई से आप जबरदस्ती फोर्सफुली काम ना कराए, लेकिन वही बात हो जाती है कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि आपको कंपनी नोटिस पीरियड सर्व करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन जहां पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर आता है वहां पे ये जरूरी हो जाता है। अब एक चीज बहुत बार बार जो आ रहा था, वो आ रहा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पर्सनल सर्विस क्या होता है। इन जनरल मैं आपको बता दूं, आप गूगल कर लेना, वैसे इन जनरल ये होता है कि कोई ऐसी चीजें जो आपकी मर्जी के खिलाफ करवाई जा रही हूँ। ठीक है, पर्सनल सर्विस मतलब हम कोई काम कर रहे हैं, वो मेरा पर्सनल सर्विस है। ठीक है, और मेरा और कंपनी के बीच में वो पर्सनल सर्विस देने का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने कंपनी से कहा कि मैं पर्सनल सर्विस दूंगा, मैं आपके लिए आईटी वाला काम करूंगा या टीचिंग वाला काम करूंगा या ड्राइवर वाला काम करूंगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि ये बहुत ही लिमिटेशन के साथ आता है। ठीक है, इसको मैं एकदम सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझा दूं, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज
ठीक है, क्या है देखो, सिंपल टर्म में अगर आप समझ लो तो आपको समझ में आएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और पर्सनल सर्विस एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म। इट मीन्स फोर्सिंग समवन टू एक्चुअली डू द वर्क दे प्रॉमिस्ड इन ए पर्सनल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ दे डोंट वांट टू डू इट। ठीक है, देखो आप ध्यान रखो, वर्डिंग पे ध्यान रखना। प्रॉमिस्ड, हमने प्रॉमिस्ड किया है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि हम ये काम करेंगे, लेकिन हमें करने की मर्जी नहीं है, तो आपको फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एवरीडे एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट लाइक बाइंग ए हाउस और ए कार, इफ समवन एग्री टू सेल यू देयर हाउस then refuses, the court can pass an order saying you must hand over the house to this buyer। ठीक है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि आपने किसी से खरीदारी की, एग्रीमेंट बन गया था, ये लो थोड़ा पैसा, हमें हाउस दे देना, अगले महीने से हम आ जाएंगे, लेकिन वो मना कर दिया तो कोर्ट उस केस में उसको फोर्स कर सकता है कि आपको बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि इफ एन एम्प्लॉय रिजाइन एंड से आई डोंट वांट टू वर्क हियर एनी मोर, द कोर्ट विल नॉट से यू मस्ट कम टू ऑफिस एवरी डे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। समझ गए, कोर्ट आपको जबरदस्ती नोटिस पीरियड सर्व नहीं करवा सकता, मतलब कंपनी आपको सर्व नहीं कर सकता, क्योंकि एक जॉब एक पर्सनल रिलेशन है। ठीक है, फोर्सिंग समवन टू वर्क अगेंस्ट देयर विल इज लाइक स्लेवरी। ठीक है, तो मतलब क्या कुल मिला के ये है कि नोटिस पीरियड आपको सर्व करने मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो होप कि आपकी को ये क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ कुछ चीज़ें मैंने समझा दी कि ये क्या होता है, कि नोटिस पीरियड कब मैंडेटरी नहीं होता है और नोटिस पीरियड कब मैंडेटरी होता है, जब पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो। ठीक है, स्पेसिफिक क्या होता है ये आपको हमने ये भी बता दिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर आपकी कंपनी कर्नाटका के अंदर है तो हर स्टेट का ना एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, तो जैसे ये नोटिस पीरियड कर्नाटका का है, उसी तरह से आप अपने स्टेट का ढूंढ लेना जहाँ आपकी कंपनी है, उससे ये भी समझ में आ जाएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस एम्प्लॉय का, इसको आप समझ लो तो इसका सिंपल मतलब है, जिस एम्प्लॉय का सर्विस 6 मंथ हो गया है, उसको कंपनी अगर निकालना है तो 1 मंथ का नोटिस देगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 मंथ नहीं हुआ है तो कंपनी उसको 0 डे नोटिस पे निकाल सकती है। ठीक है, और इसका मतलब ये भी हुआ कि एम्प्लॉय अगर जाना चाहे 6 मंथ से पहले, सर्विस कंप्लीट होने से 6 मंथ से पहले, तो वो 0 डे नोटिस पे जा सकता है। ठीक है, तो जस्ट इन केस आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, 2 4 10 दिन, 1 महीने या 2 महीने के अंदर छोड़ दिए, तो आपका नोटिस पीरियड 0 है इन लीगली। ठीक है, लेकिन कंपनी यूजुअली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कंपनी आपको फोर्स करेगी नोटिस पीरियड सब करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपने छोड़ चुके हैं ऑलरेडी उस कंपनी को, ठीक है, अगर आप कंपनी में हैं तो आप उसको जरूर कंसिलेशन करें, आप उसको ये सब क्या बोलते हैं डिसीजन दिखाएं कोर्ट्स के, तो मान जाए, शायद ना माने तो आप छोड़ सकते हैं, बट वही है कि आपको फिर लड़ना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक है, तो केस लड़ें। अगर आप ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, आपको गलत एग्जिट डेट मार्क कर दिया गया है, आपके वीजीबी में प्रॉब्लम आ रहा है, यूएन में प्रॉब्लम आ रहा है, सर्विस लेटर में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, रिलीविंग डेट में आपको सर्विस ओवरलैप हो रहा है, तो आप लड़ें, लीगली लड़ें, और ये सारे केस का आप क्या बोलते हैं कि ये दें, रेफरेंस दें, अपने लॉयर को कनेक्ट करें और आप केस लड़ें और कंपनी के खिलाफ लड़ करके जीतें। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।